Again, welcome to KCI. Let's empower rural India together. Let's work hard together. Let's learn and educate our people together. ठीक है भाई साहब। तो जैसा कि आपको पता होगा और जैसा कि मैंने बताया हुआ है, मैं भी जानता हूं कि मैं आपको अंग्रेज बनाने की दिशा में 5 सीढ़ियां चढ़ा चुका हूं, यानी कि मैं आपको 5 कदम आगे बढ़ा चुका हूं। ये अपनी 6वीं क्लास है किसकी? स्पोकन इंग्लिश की। ठीक है ना। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से उन चीजों को सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। ठीक है ना। तो आज मैं कुछ वैसे ही उसी क्रम में कुछ और सेंटेंसेस लेके आया हूं। मुझे ऐसा लगा या पता चला कि शादी विवाह का माहौल है, आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड उत्सुक हो जाते हैं शादी विवाह के नाम से। तो मुझे लगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको बता देना जरूरी है या फिर आवश्यक है जो आपके शादी विवाह में जाते समय काम आए। वहां पे आप कुछ भी इंसिडेंट्स देखते होंगे, कुछ भी वाक्य, कुछ घटनाएं घटित हो जाती होंगी या फिर कुछ रस्में होती होंगी जिनको मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है। तो क्या मैंने ठीक किया? मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। तो इसीलिए देख लेते हैं कि अपन क्या सेंटेंसेस लेके आए हैं। देख लो यहां पे वेडिंग जैसा शब्द आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा। पहला ही शब्द जिस पे लिखा हुआ है वेडिंग प्रोसेसन। ठीक है भाई साहब। तो जैसे ही आपने वेडिंग का नाम सुना है वैसे ही आपको क्लियर हो गया होगा क्या कि वेडिंग का मतलब क्या है? शादी विवाह से लेना देना है वेडिंग का मतलब आपका। हाँ जी भाई साहब, शादी विवाह से ही लेना देना है। किसका? वेडिंग का। तो फिर गुरुजी वेडिंग के साथ कुछ और तो लिखा है। हाँ जी भाई साहब लिखा है। क्या लिखा है? वेडिंग प्रोसेसन। आप लोग शादी में जाते हैं है ना, तो लड़के की शादी होती है तो अपने यहाँ क्या होता है, लड़के वाले क्या जाते हैं, लड़की के यहाँ बारात लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्या लेके जाते हैं? बारात लेके जाते हैं। तो शादी की जो बारात होती है ना, शादी की क्या होती है? बारात। शादी की क्या होती है? बारात। ठीक है। उसको ही क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वेडिंग प्रोसेसन। क्या बोलते हैं? पहला सेंटेंस निकल के आया आपका क्या? वेडिंग, WEDDING, वेडिंग प्रोसेसन, PROCESSION, वेडिंग प्रोसेसन। ये पहला चीज निकल के आ गई है आपकी। पहला सेंटेंस आपका निकल के आ गया है क्या? वेडिंग प्रोसेसन। ठीक है ना। हाँ जी गुरुजी, वेडिंग प्रोसेसन यानी कि हम लोग शादी में गए और शादी की बारात लेके जा रहे हैं, तो शादी की बारात को तो आपने बता दिया वेडिंग प्रोसेसन। और अगर जो शादी में जो मेहमान आए हुए हैं उनको क्या बोलते हैं भाई साहब? तो मेहमान को तो आप सभी लोग जानते हैं गेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेस्ट। शादी में आए हुए हैं यानी कि शादी के मेहमान, तो शादी के मेहमानों को क्या बोल देंगे अपन? वेडिंग गेस्ट। सेकंड क्या बोल देंगे? शादी के मेहमानों को वेडिंग गेस्ट। क्या बोल देंगे? वेडिंग, WEDDING, वेडिंग GUEST, वेडिंग गेस्ट। ठीक है गुरु जी, आहा मजा आ गया। ये दूसरा सेंटेंस भी आपने निकाल के दिया है। उसी शादी में से क्या है? शादी की बारात, वेडिंग प्रोसेसन। ठीक है। और दूसरा वेडिंग गेस्ट यानी कि शादी के जो मेहमान होते हैं ना उनको बोलते हैं क्या? वेडिंग गेस्ट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शादी में क्या होती है गुरुजी? दूल्हा नहीं होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है दुल्हन। शादी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है भाई साहब? बारात लेके तो पहुंच जाएंगे, बारात लेके पहुंच गए, वहां दुल्हन ही नहीं आई तो क्या करोगे? खाने पीने झाड़ू पोंछा करके चले जाओगे, है ना। मतलब क्या है गुरुजी कहने का? आपका मतलब ये है भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट शादी में कोई भी चीज होती है तो क्या होती है? दुल्हन। ठीक है ना। क्या होती है? दुल्हन। दुल्हन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्राइड। दुल्हन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ब्राइड। क्या बोलते हैं? ब्राइड। ठीक है गुरुजी, क्या बोलते हैं दुल्हन को? ब्राइड, BRIDE। ठीक है। ब्राइड जो आपकी किस्मत में है नहीं। ठीक है ना, आपकी किस्मत में है नहीं। ठीक है। क्या? ब्राइड यानी कि दुल्हन। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। अच्छा, शादी हो गई, दुल्हन के घर जाते हैं अपन, है ना। तो यानी कि दूल्हा कहाँ गया है? शादी के बाद कहाँ जाते हैं? ससुराल ही तो जाते हैं, जहाँ पे हर एक व्यक्ति को लगता है कि वही राजा है ना। ससुराल ऐसी जगह होती है जहाँ पे उसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी सबसे ज्यादा मान सम्मान मिलता है। इसीलिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं लोग अपनी अपनी ससुराल जाने के लिए। ठीक है। अपनी अपनी और दूसरों की भी, है ना। दूसरों की क्यों? क्योंकि वहां क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा मान सम्मान, रिस्पेक्ट
वो अकेली ही ऐसी एक जगह है जहाँ पे आपको सम्मान या रिस्पेक्ट मिल सकता है, क्योंकि अपने घर में तो किसी का होता नहीं है ना। घर में किसकी इज्जत होती है, कहाँ इज्जत होती है, जिसको भी को लोग ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हैं या फिर उनको ज्यादा अपमानित महसूस होता है तो वो कहते चलो यार कुछ दिन, एक दिन चलो यार थोड़ी देर के लिए अपने ससुराल घूम के आए थे, वहां से फिर से वो एनर्जेटिक हो जाएंगे, एनर्जी वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार चलो अपन भी जिंदगी में है, अपना भी कुछ है ना। सबसे ज्यादा ससुराल जाने के बाद लगता ही ऐसा है कि भाई साहब क्या किस जगह किस दुनिया में, ये तो अलग ही दुनिया है, यहीं बने रहो है ना। ले एक आदमी आया है पानी पिला रहा है, एक व्यक्ति दूसरा बगल पे दूसरा रूमाल लेके खड़ा है, खुद से पूछ रहा है, साफ कर रहा है आपका, है ना। मतलब बहुत ज्यादा मान सम्मान रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तो क्या ससुराल, ठीक है ना, क्या ससुराल, ससुराल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इन लॉस हाउस, इन लॉस हाउस क्या बोलते हैं। फोर्थ सेंटेंस आया क्या, इन लॉस, LAWS, इन लॉस हाउस, HOUS, इन लॉस हाउस, ठीक है। ठीक है गुरुजी, ससुराल को क्या बोलते हैं, इन लॉस हाउस, ठीक है। और शादी समारोह, शादी हो रही थी ना, शादी हो रही थी तो उसको शादी समारोह बोलते हैं हिंदी में, उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप कहेंगे अगर कि अपने दोस्त से, है ना, या फिर अपनी सहेली से कह रहे हैं कि हम शादी समारोह में जा रहे हैं या गए थे, है ना, तो आप बहुत ज्यादा उसको इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपना इम्प्रेशन स्टेब्लिश करने के लिए उसको इंग्लिश में हो सकता है कह देते हो या फिर आगे से कह दीजिएगा, तो आपका सेटलमेंट आसानी से हो जाएगा, आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि यार इंग्लिश भी आती है इसको। शादी समारोह, शादी विवाह ना बोल के आप क्या बोलेंगे, वेडिंग सेरेमनी, क्या बोलेंगे आप, वेडिंग सेरेमनी क्या बोलेंगे। फिफ्थ सेंटेंस है, क्या बोलेंगे आप, वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी क्या बोलेंगे आप, वेडिंग सेरेमनी क्या बोलेंगे आप, वेडिंग सेरेमनी। वेडिंग सेरेमनी किसको बोलेंगे, शादी समारोह को, शादी समारोह को, शादी समारोह को क्या बोलेंगे, वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। शादी विवाह में होता क्या है, दूल्हा दुल्हन क्या लेते हैं, 7 फेरे लेते हैं कि नहीं लेते हैं। गुरु जी हम तो एक ही लेंगे, एक ही जन्म का हिसाब किताब, 7 जन्मों का 7 फेरे कौन लेगा। अरे तुम्हें भी लेने पड़ेंगे है ना, क्योंकि तुम वहां जाओगे ना, वो मार कुटाई अलग से करेंगे, नहीं ले होते, ठीक है। इससे अच्छा तुम लोग क्या करना, अपनी शादी में तुम लोग क्या करोगे, तो बारात लेके नहीं जाना, लड़की वालों को बोलना कि तुम लोग आओ हमारे यहाँ पे बारात लेके, हमें डर लग रहा हम नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर व्यक्ति डरता भी है ना, तुम लोग डरते भी तो शादी विवाह में 250, 300, 400, 500 आदमियों की बारात लेके जाते हो दुल्हन को लेने, है ना। वो क्या करती है, वो अकेले आती है, ऐसी जगह पे आती है जहाँ पे क्या होता है, किसी को वो जानती भी नहीं है पहले से, वो अकेली आती है, वो थोड़ी किसी को लेके आती है अपने घर परिवार से, अपने गांव से 250, 300 लोगों को, है ना। आप लोग बारात लेके जाते हैं 250, 300 लोगों को, दूल्हा दूल्हा लेके जाता है, ठीक है। तो ज्यादा बहुत ज्यादा चौड़े होके नहीं जाना ना, ऊपर से भी ये घटिया हरकतें करते हो तुम लोग दहेज वहेज के लिए, है ना। ये दहेज या बहुत चलता है, इसको बंद करने की जरूरत है, बहुत गलत बात है ये सब चीजें। दहेज प्रथा अपने यहाँ पे बुंदेलखंड में क्या सभी जगह चल रही है वो तो, है ना। धीरे धीरे लोग समझदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए, है ना। अपने अंदर हिम्मत है, दम है, क्षमता है तो कोई चीज किसी से डिमांड क्या करना, खुद से कमा के लाओ, है ना। ये क्या बात हुई कि हमें ये चाहिए शादी में, मोटरसाइकिल चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चाहिए, टीवी कूलर फ्रिज चाहिए, नहीं है अगर कमाने की क्षमता नहीं है, कुछ करने की क्षमता, तो क्यों किसी को देना लेना मांगना। बिना पंखे के सो जाओ, नहीं है पंखा कूलर की क्षमता तो पंखे में सो जाओ, है ना। ये क्या डिमांड करते हैं लोग। आप लोग तो समझदार हैं, आप नहीं करेंगे या नहीं करते होंगे, ठीक है। देखो क्या बात की है, 7 फेरे की बात हो रही थी, कितने फेरे की, 7 फेरे लेते ना। 7 फेरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 7 वोस क्या बोलते हैं, 7 वोस क्या बोलते हैं, 7 कितने, 7 का मतलब क्या होता है 7, है ना। फेरे का मतलब क्या होता है, BOWS, 7 वोस, है ना, 7 फेरों। दुल्हन के घर वाले होते हैं ना, वहां पे आप जाते होंगे शादी में, आपके स्वागत सत्कार के लिए जो सामने पार्टी खड़ी होती है वो क्या होती है, दुल्हन के घर वाले होते हैं कि नहीं होते हैं, किसके घर वाले होते हैं, वो दुल्हन के घर वाले होते हैं, ठीक है ना। तो दुल्हन के घर वालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, दुल्हन के घर वालों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्राइडल फैमिली, क्या बोलते हैं, ब्राइडल फैमिली। ये लो भाई साहब क्या बोलते हैं, ब्राइडल फैमिली। जो 7th नंबर का सेंटेंस आ गया आपका, क्या आ गया, BRIDAL, ब्राइडल फैमिली, FAMILY। फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, घर वाले। ब्राइड का मतलब होता था दुल्हन, तो ब्राइडल फैमिली का मतलब क्या हो गया, दुल्हन के घर वाले, ठीक है गुरु जी, हो गया।
उसके बाद अगला क्या है, दुल्हन कुछ कपड़े वपड़े जो पहन के आती है, शादी का जोड़ा क्या है, दुल्हन के कपड़े जो होते हैं ना, दुल्हन के कपड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं, दुल्हन से शब्द से आपको क्लियर हो गया, ब्राइड को बोलते हैं क्या, दुल्हन। दुल्हन किसको बोलते हैं, ब्राइड को, है ना। दुल्हन किसको बोलते हैं, ब्राइड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुल्हन बोलते हैं, ठीक है। ब्राइडल क्लॉथ है ना, क्लॉथ का मतलब क्या होता है, कपड़े, क्लॉथ का मतलब कपड़े, ब्राइडल क्लॉथ का मतलब दुल्हन के कपड़े, ठीक है गुरुजी, ये क्लियर हो गया होगा आपको। 9th वन क्या है, जो लड़कों के लिए स्पेशली यूज किया जाता है, क्या, दो शब्द होते हैं, एक फ्यांस, एक होता है फ्यांसी, फ्यांस और फ्यांसी, ठीक है। मंगेतर होता है ना, मंगेतर को क्या बोलते हैं, मंगेतर दोनों को, हिंदी में तो आप दोनों को ही बोल देते हैं, हिंदी और हिंदी में तो लड़का और लड़की दोनों को ही क्या बोलते हैं, मंगेतर बोल देते हैं, ठीक है। तो लड़के के लिए एक इंग्लिश वर्ड, लगभग सेम होते हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है प्रोनाउंसिएशन का, इंग्लिश का, कैसा, लड़के के लिए जो मंगेतर होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यांस, फ्यांस, एफ आई, लिख के बता दूं कि मैं आपको, एफ आई ए एन सी ई, एफ आई ए एन सी ई, फ्यांस, ठीक है। अब लड़की के लिए सेम चीज इस्तेमाल की जाएगी लेकिन बोलने में अंतर होगा, क्या बोलेंगे लड़की के लिए, एफ आई ए एन सी डबल ई, क्या, डबल ई। तो लड़के के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो क्या है, फ्यांस, क्या, फ्यांस। और लड़की के लिए जो इस्तेमाल किया गया जा रहा है वो क्या है, फ्यांसी, फ्यांसी, सी, फ्यांसी, ठीक है ना। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जैसे जाते हैं, सारे प्रोग्राम होने वाले होते हैं तो एक जूता चुराने वाले का अलग सिस्टम है, जूता चुराई का। गुरुजी आपने दहेज की बात तो कर ली कि लड़के दहेज नहीं लेना चाहिए, गलत बात है। तो ये लड़कियां जो सालियां होती हैं जूता चुरा के पैसे मांगती हैं 20-50 हजार, वो क्या है, वो ठीक है क्या, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, बंद होना चाहिए। तो सभी कुछ बंद होना चाहिए, है ना। वहां पे जो लड़कों का शोषण किया जाता है, जयमाला के टाइम पे, माला देते टाइम पे कि हम तो 50 हजार रुपए लेंगे, 20 हजार के बिना नहीं देंगे, तो वो भी गलत है यार। 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, ये 10-12 हजार 50 हजार वाली बात बहुत गलत है। फिर दूसरा मौका ही ताड़ते रहते हैं, उनको इंतजार, शादी से कोई मतलब नहीं होता है उनको, है ना। जो भाभियां होती हैं या फिर जो सालियां होती हैं उनको शादी से कोई मतलब नहीं, उनको इंतजारी, हफ्तों पहले से उनको नींद नहीं आ रही होती है कि अच्छा चलो ठीक है, जयमाला का टाइम आएगा तो माला के टाइम पे क्या मांगना है, अच्छा स्कूटी मांगना है, 50 हजार रुपये मांगना है, ये मांगना है, वो मांगना है। फिर अच्छा दूसरा मौका तो आएगा, चलो ये काम करते हैं, कंसेशन देते हैं, नहीं तो पहले ही घबरा जाएंगे, मतलब जयमाला के टाइम पे बहुत बड़ी हैवी चीज नहीं मांगेंगे, है ना। जूता चुराई की जो रस्म होगी वहां पे धर के पकड़ लेंगे इनको, है ना। हाँ, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं करना है चाहिए, ठीक है ना। हाँ, क्या है, जूता चुराई की जो रस्म होती है, जूता चुराई की रस्म होती है उसको क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अब क्या मैं ये चीज अब मिटा दूं, ठीक है गुरुजी मिटा दो। जूता चुराने वाली जो रस्म होती है उनको क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, क्या बोलते हैं, SHOE, शू का मतलब क्या होता है, जूता, स्टीलिंग का मतलब चुराना, STEALING, शू स्टीलिंग, और सेरेमनी, है ना, रस्म को वो क्या बोल रहे हैं, सेरेमनी, CEREMONY, क्या वो बोल रहे हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी, ठीक है गुरुजी, शू स्टीलिंग सेरेमनी हो गया। उसके बाद अच्छा ये करता कौन है गुरुजी, सालियां बताया था आपने, हाँ। तो एक नेक्स्ट वर्ड आया, क्या है, सिस्टर इन लॉ, नेक्स्ट वर्ड क्या आया है, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब अलग अलग इंग्लिश का एक ही कॉमन वर्ड हिंदी में बहुत सारे लोगों को, मतलब क्या करता है, बहुत सारे लोगों के लिए अपन वो इस्तेमाल कर सकते हैं उस शब्द को। जैसे सिस्टर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ किस किस को बोल सकते हैं, भाभी होती है ना, जो बड़े भाई की वाइफ, घर वाली, उसको भाभी बोलते हैं, उसको भी सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं अपन, है ना। भाभी को और किसको, साली को भी सिस्टर इन लॉ बोल सकते हैं, है ना। जो जेठानी होती है वो अपनी देवरानी को भी सिस्टर इन लॉ बोलती है, या फिर उसकी ननद, या फिर आपकी भाषा में नंद का है ना, ननद, उसको भी क्या बोल सकते हैं, सिस्टर इन लॉ। अब ठीक है गुरुजी, सिस्टर इन लॉ तो हो गया। एक कॉन्सेप्ट अगला आता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ भी तो होता है क्या, ब्रदर इन लॉ, क्या होता है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। क्या होता है अगला, ब्रदर, BROTHER, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ भी अलग अलग लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे, है ना, जीजा, साला, देवर, साड़ू,
है ना, इन 4-5 लोगों के लिए क्या एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जाता है, क्या, ब्रदर इन लॉ। अगला एक सेगमेंट आया क्या, सन इन लॉ, सन इन लॉ, है ना, सन इन लॉ यानी कि दामाद। सन इन लॉ को किसको बोलते हैं, सन इन लॉ दामाद को बोलते हैं, दामाद को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। सन का मतलब आपको पता होगा, क्या बोलते हैं, सन का मतलब बेटा। तो जो दामाद होता है, ससुराल वाले या फिर ससुर उसको क्या मानते हैं, बेटे समान मानते हैं ना, तो सन इन लॉ को क्या बोलते हैं, दामाद, है ना। ब्रदर इन लॉ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भाई समान होते हैं ना, क्या, भाई समान उनको मानते हैं, कौन सा, जीजा हो गया, है ना, या फिर लेडीज जो हो गई उनका क्या होता है, देवर होते हैं, है ना, या फिर साड़ू हो गए या फिर साला हो गया ना, वो भाई समान है ना, वाइफ का जो भाई होता है उसको क्या बोलते हैं, साला, उसको भी क्या बोलेंगे यार, ब्रदर इन लॉ, ठीक है ना। सन इन लॉ हो गया आपका दामाद। उसके बाद अगला सेगमेंट आया क्या, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ क्या है, बहू को बोलते हैं, बहू को बोलते हैं, है ना, कहते हैं लोग, है ना, कि हमारी बहू क्या है, बेटी समान होती है, लेकिन मानता कोई नहीं है। बहुत कम लोग इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। कहने को तो अच्छे लगने के लिए सब कोई कह देता है कि नहीं हम तो अपनी बहू को बेटी समान मानते हैं ना, लेकिन बहुत कम लोग इसमें एक्चुअल में इन चीजों को मानते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं अपन, बहू, बहू को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ, क्या बोलते हैं, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर इन लॉ ना, किसको बोल रहे हैं, बहू को, ठीक है ना। नेक्स्ट आया आपका फादर इन लॉ। क्या है नेक्स्ट, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ किसको बोल रहे हैं, ससुर को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फादर इन लॉ किसको बोल रहे हैं, ससुर को बोल रहे हैं। कौन से सुर को, सा के सुर को, है ना, ससुर को, कौन से सुर को, सा सुर को, है ना, क्या बोल रहे हैं आप, फादर इन लॉ, है ना। सास, ससुर आ गई तो सास कहाँ जाएंगी, सास को भी तो आना पड़ेगा। सास को क्या बोल रहे हैं, मदर इन लॉ, क्या बोल रहे हैं, सास को मदर इन लॉ, क्या बोल रहे हैं, MOTHER, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, सास को, किसको बोल रहे हैं, सास को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मदर इन लॉ बोल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस आया क्या है आपका, हम सफर, पति पत्नी, है ना। पति पत्नी को क्या बोलते हैं, वैसे तो हस्बैंड एंड वाइफ बोल देंगे, क्या बोल देंगे, हस्बैंड एंड वाइफ, है ना, हस्बैंड एंड वाइफ बोल देंगे आपका इसको, पत्नी पत्नी को, है ना। आप लोग बेहतर समझते होंगे सारी चीजों को, है ना, ठीक है, क्या बोल देंगे आपको, पति पत्नी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, हम सफर, स्पाउसल, है ना, स्पाउसल, क्या बोलते हैं, स्पाउसल को क्या, SPOUSAL, है ना, क्या बोलेंगे उसको, हम सफर बोल देंगे। लाइफ पार्टनर, उसके बाद अगला आया क्या आया, लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर जीवन संगिनी या फिर जीवन साथी सॉरी, लाइफ पार्टनर किसको बोल रहे हैं, जीवन साथी को, किसको बोल रहे हैं, जीवन साथी को क्या बोल रहे हैं, लाइफ पार्टनर, है ना, क्या बोल रहे हैं आपका, लाइफ पार्टनर, किसको बोल रहे हैं, जीवन साथी को, है ना, क्या बोल रहे हैं, लाइफ पार्टनर, है ना, लाइफ पार्टनर किसको बोल रहे हैं, जीवन साथी को, है ना। और कुछ और सेंटेंसेस आपके आ गए, जैसे चाचा को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। चाची को आंट बोलते हैं, आंटी, है ना। और मामा को आप नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग मेरे ख्याल से, किसको मामा को क्या बोलते हैं, मामा को तो पता, मामा को भी अंकल ही बोलते हैं, मामा को भी क्या बोलते हैं, अंकल ही बोलते हैं ना। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा इंग्लिश में पढ़े लिखे होते हैं, उनको भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए होता है ना, कि मामा को क्या बोलते हैं, भाई पापा के, पिताजी के छोटे भाई को भी अपन चाचा ही बोलते हैं, माता जी के भाई को भी अपन चाचा ही, अंकल ही कैसे बोल सकते हैं, समझ रहे ना। तो इसमें स्पेसिफिकेशन आ जाता है, जो मामा होता है ना, मदर साइड वाले जितने रिलेशन होते हैं उनमें मैटरनल वर्ड लगा देते हैं आगे, क्या, MATERNAL, है ना। तो मामा को क्या बोलेंगे आप, मैटरनल अंकल, क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल, ठीक है ना। चाची को आंटी बोलते हैं, फिर मौसी को क्या बोलेंगे, मौसी, मदर के से रिलेटेड, है ना, माता जी के तरफ वाले रिलेशन में आएंगी ना मौसी, है ना। तो वहां पे भी आपको क्या क्या मैटरनल नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। तो आंट तो बोलेंगे मौसी को भी, लेकिन कौन सी आंट बोलेंगे, मैटरनल, MATERNAL, मैटरनल आंट, ठीक है भाई साहब, गुरुजी, है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो गई, है ना। ये हो गया आपका
क्या मामा, अपने यहाँ पे कितने 19 सेंटेंस देख चुके थे, 19 देख चुके थे। ये मामा वाला आपका 20वां हो गया, और ये मौसी वाला आपको कौन सा हो गया, 21वां। मैटरनल आंट, ये क्या है, मैटरनल आंट। क्या बोलते हैं इनको, क्या मौसी, क्या बोलते हैं, मौसी। धर्मेंद्र की पिक्चर नहीं देखी मौसी, वो बहुत मौसी मौसी करते हैं ना, पुराने जो धर्मेंद्र एक्टर हैं आपके, हेमा मालिनी के हस्बैंड। अरे वही हेमा मालिनी जिनको लालू जी अपने कह रहे थे कि बिहार की सड़कें हम हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकनी बना देंगे। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी आपकी, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी, है ना। हाँ, तो मैंने 19, 20 और 21 सेंटेंस आज आपको क्लियर कर दिए। और आप तो समझते ही हैं 21 सेंटेंस अपन क्यों लेके चल रहे हैं। पहले मैं 11 लेके चल रहा था, लेकिन आपने क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मेहनत से ये सब चीजें आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए फिर क्या मैंने कर दिया, 11 में 10 और जोड़ दिए, है ना, तो क्या हो गई, 21 हो गई, है ना। वैसे तो 11 का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, 1 1 मेरे फेवरेट नंबर हैं, है ना। तो 1 1 यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर मैंने कहा चलो इसमें एक और जोड़ देते हैं। तो आज कितने बताए मैंने आपको, 21 इंग्लिश के बहुत खास ऐसे शब्द बताए जो डे टू डे लाइफ में आपको काम आते होंगे, जिनके बारे में आप जानते समझते होंगे, पढ़ते होंगे, या शादी विवाह में जाते होंगे तो आगे आपको काम आएंगी ये सब चीजें। क्या होगा, आगे काम आएंगी ये सब चीजें, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी वैकेंसीज आती जा रही है ना, रेगुलर ऐप पे, एप्लीकेशन जो आपका गूगल प्ले स्टोर पे है, क्या नाम से है, किसान कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से ही है। वहाँ पे क्लासेस रेगुलर चालू हो चुकी हैं, आप उसको डाउनलोड करके अपना रेगुलर पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। हाँ, और सोशल मीडिया से थोड़ा कोशिश करिए बचने की, है ना। सोशल मीडिया से कोशिश करिए क्या, बचने की। एक बहुत स्कैम, बड़ा स्कैम है ना, रैकेट काम कर रहा है सोशल मीडिया पे, सेक्सटॉर्शन, जिसको एक नाम दे सकते हैं अपन, क्या नाम दे सकते हैं जिसको, सेक्सटॉर्शन का नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन वर्ड से आया क्या, सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको अगर कहूँ तो एक्सटॉर्शन का मतलब क्या होता है, EXTORCTION। एक्सटॉर्शन का मतलब पता क्या होता है, किसी को डरा धमका के वसूली करना, पैसों की वसूली करना, वहां से शब्द आया क्या, एक्सटॉर्शन। अब एक जो नया शब्द चल रहा है ट्रेंडिंग, क्या, सेक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन में क्या करते हैं, आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉल करेंगे, फिर ब्लैकमेल करेंगे, कुछ प्राइवेट वीडियोस आपकी फोटोज को एडिट करके, मॉर्फ करके, वो प्राइवेटली, है ना, इंटीमेट सीन्स क्रिएट करके, सेक्सुअल ओरिएंटेड वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करेंगे कि ये सब पैसा भेजो, ये करो, वो करो, नहीं तो आपकी वीडियो वायरल कर देंगे, फलाना कर देंगे, ठिकाना कर देंगे ना। इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं, बहुत ज़्यादा डरना नहीं। कोई फेसबुक, है ना, अननोन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यार उल्टी सीधी लोगों को रिक्वेस्ट आए तो ऐसे लोगों की एक्सेप्ट करना नहीं, रिक्वेस्ट, है ना, वो या बहुत ज़्यादा उनको एंटरटेन करना नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों से सतर्क रहना। और अगर ऐसा कुछ होता भी है, हो भी जाता है आपके साथ, अगर हो रहा है तो उसको तुरंत ही साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करें, क्राइम करें। इनको पैसे वैसे देने की, ऐसे ब्लैकमेल होने की ज़रूरत है नहीं, डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। देखिए जितनी ज़्यादा लोग, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। उनसे आपको जागरूक रहना, सतर्क रहना, सचेत रहना, बचे रहना है, ठीक है। अवेयर रहना है खुद भी, और लोगों में आपको अवेयरनेस फैलानी भी है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, लॉकडाउन में भी आया था ना, बहुत सारे लोगों के धंधे, काम धंधे चले गए, ठीक है ना। उसकी वजह से लोगों की मेंटेलिटी, दिमाग खराब हो गया, लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। कुछ ऐसे ऐसे घटिया काम करे। अभी 4 5 महीने बेंगलुरु का अविनाश BS करके एक MBA का स्टूडेंट था, उसने सुसाइड कमिट किया था। पिछले 3 महीने में लगभग 47 लोग इसी मामले से लेकर सुसाइड कमिट कर चुके, आत्महत्या कर चुके हैं, लगभग 47 लोग, है ना। उनको मेंटली इतना टॉर्चर किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, तो कि लोग जाके सुसाइड कर लेते हैं ना। तो आई होप आप उन सब चीज़ों को समझेंगे और उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, कि आप लोगों को जागरूक करेंगे उनके बारे में, ठीक है। तब तक के लिए ऐसा जैसा अपन डेली करते थे उनको पढ़ते रहिए, है ना, और ऐश करो, मजे करो, है ना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। जय भवानी।